हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। इस बीच कुषाण वंश, सातवाहन वंश ने क्रमशः उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में स्थिरता लाने का प्रयास किया। मौर्यों के बाद उत्तर भारत में हम देखते हैं कुषाण और सातवाहन भारत में आ जाते हैं, किंतु वे अपने अपने क्षेत्रों में ही सीमित रह जाते हैं, ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाते हैं। 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वी भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ जो गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। कब? 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में। गुप्त संभवतः जो थे कुषाणों के सामंत थे। गुप्त काल भारत का पैराक्लीज युग, पैराक्लीज एज कहा जाता है कि इसको गुप्त काल को। सर्वप्रथम के.एम. मुंशी ने इसे स्वर्ण युग कहा है। पुराणों में गुप्तों को मागध गुप्त कहा गया है। मगध साइड आए थे इसलिए इनको मागध गुप्त कहा है। मैक्स मूलर ने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा है, जबकि आर.डी. भंडारी ने पुनर्जागरण कला कहा है। जो मैक्स मूलर ये कहते हैं गुप्त साहित्य जो है ये पुनर्जागरण काल कहा है, और आर.डी. बनर्जी जो है इन्होंने पुनर्जागरण कालीन कला कहा। वहीं के.एम. मुंशी ने स्वर्ण युग कहा है। पुराणों में गुप्तों को मागध गुप्त कहा गया है। भारत का पैराक्लीज युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न बड़ा विवादास्पद है। वज्जिका द्वारा लिखित कीर्ति कौमुदी नाटक में लिच्छवियों को मलेच्छ तथा चंद्रगुप्त प्रथम को काश्यकर कहा गया है। जो गुप्तों की उत्पत्ति है उससे संबंधित प्रश्न में बहुत बड़ा विवाद रहता है, क्योंकि वज्जिका द्वारा लिखित कीर्ति कौमुदी किसकी पुस्तक है? वज्जिका की है कीर्ति कौमुदी। इस नाटक में हमें लिच्छवियों को मलेच्छ और चंद्रगुप्त प्रथम को काश्यकर कहा गया है। के.पी. जायसवाल ने इसी ग्रंथ के आधार पर गुप्तों को शूद्र माना। चंद्रगोमेन के व्याकरण में गुप्तों को जाट यानी कि जट कहा गया है। इसके आधार पर ही जायसवाल गुप्तों को जाट मानते हैं। किसने? चंद्रगोमेन ने बोला कि गुप्त जो थे जाट थे, जट थे। इसके आधार पर जायसवाल जो है गुप्तों को जाट मानते हैं। के.पी. जायसवाल गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में हम विभिन्न विद्वानों के मत देखेंगे। के.पी. जायसवाल ने शूद्र माना है। वहीं रोमिला थापर, रामशरण शर्मा, एलन इन्होंने वैश्य माना है। हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा ब्राह्मण मानते हैं। वहीं रमेश चंद्र मजुमदार, आर.सी. मजुमदार, ओझा चट्टोपाध्याय और वासुदेव अध्याय जो है क्षत्रिय मानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में धारण गोत्र का उल्लेख किया है। धारण गोत्र लिखा है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में, यह गोत्र उसके पिता का ही होगा, क्योंकि उसके पिता वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णुवृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे, अतः इस आधार पर धारण गोत्र के ब्राह्मण थे। जिसके पिता थे वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णुवृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे, अतः इस आधार पर गुप्त युद्ध है धारण करे थे गोत्र के ब्राह्मण थे। गुप्तों का आदि पुरुष भी गुप्त था, उसका पुत्र घटोत्कच था। गुप्तों का जो आदि पुरुष था वो श्रीगुप्त था, और श्रीगुप्त का पुत्र कौन होता? घटोत्कच। प्रभावती गुप्त के पूना और श्रद्धपुर ताम्रपत्रों में घटोत्कच को गुप्तों का आदि पुरुष और आदि राज कहा गया है। स्कंदगुप्त के सूपिया के लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया। स्कंदगुप्त का जो सूपिया रीवा में लेख आता है, इसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश भी कहा गया है। अब हम देखते हैं गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईसा पूर्व के बीच बैठता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हेमचंद्र राय चौधरी ने इसे द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा है। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक हेमचंद्र चौधरी कहते हैं, वहीं ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी पाटलिपुत्र थी, यद्यपि प्रारंभ में वैशाली चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में नहीं था। गुप्त वंशावली है, इसमें चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने एक नए संवत गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व के बीच में चलाया था। गुप्त संवत यही तिथि बल्लभी संवत भी कही गई। अलबरूनी के अनुसार गुप्त संवत का प्रारंभ शक संवत के 241 ईसा पूर्व बाद में हुआ था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुम्हार देवी से विवाह किया। इस विवाह में वैशाली का क्षेत्र चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया था। चंद्रगुप्त का विवाह किससे होता है? वैशाली लिच्छवी की राजकुमारी
को राजकुमारी कुमार देवी से होता है और इस विवाह में वैशाली का क्षेत्र जो था चंद्रगुप्त को मिल जाता है। पहले चंद्रगुप्त के राज्य में वैशाली का क्षेत्र नहीं आता था। ये लिच्छवी राजकुमारी से विवाह के पश्चात आया है। गुप्त में सर्वप्रथम सिक्के जो है सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। इन सिक्कों से इस विवाह की भी पुष्टि होती है। इन सिक्कों को राजा रानी लिच्छवी प्रकार, विवाह प्रकार, राज दंपत्ति और देवी प्रकार के सिक्के भी कहते हैं। समुद्रगुप्त 350 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व में आता है। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ। फादर हेरोस ने सर्वप्रथम यह मत प्रतिपादित किया कि समुद्रगुप्त को अपने भाई कांच के विरुद्ध उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा था। फादर हेरोस कहते हैं जो समुद्रगुप्त था इसने अपने भाई कांच के विरुद्ध में उत्तराधिकारी हेतु युद्ध लड़ा था। कुछ विद्वान कांच नामक शासक का समीकरण भी समुद्रगुप्त से करते हैं। फ्लीट कहते हैं सर्वप्रथम प्रतिपादित करते हैं कि कांच नामांकित मुद्रा समुद्रगुप्त की है। शब्दपूर्व लेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिग्रहित कहा गया। इसका मतलब क्या होता है? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा राज्य त्याग कर समुद्रगुप्त को राजा बनाना तत्पाद प्रहित कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त को भाइयों यानी कि तुल्य कुलज यानी अपने समान जो कुल के रहते हैं ना उनको भाई कहेंगे, उससे उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपाधि है कविराज, पृथ्वी व्यास, पतिरथ, धर्म प्राचीर, बंधु, सर्वराजोच्छेचा, लिच्छवी दुहित्रा। लिच्छवी दुहित्रा बहुत बार पूछ लिया जाता है किसकी उपाधि, तो समुद्रगुप्त की। जैसे कविराज, पृथ्वी व्यास, पतिरथ, धर्म प्राचीर, बंध और सर्वराजोच्छेता और सबसे इम्पोर्टेंट लिच्छवी दुहित्री कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गंधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने इंद्र के आचार्य कश्यप, नारद एवं तंबरु को भी लज्जित कर दिया। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज के समान था। यह जानकारी एरन लेख में मिलती है। एरन लेख में समुद्रगुप्त की रानी का नाम दत्त देवी बताया गया है। एरन समुद्रगुप्त का भोग नगर भी था। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? जब वह प्रकाश प्रसन्न होता तो कुबेर और रुष्ट हो जाने पर यमराज के समान था। ये जानकारी हमको एरन अभिलेख बताता है और एरन लेख में हमें समुद्रगुप्त की रानी दत्त देवी के बारे में पता चलता है। एरन समुद्रगुप्त का भोग नगर था। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की दानवीरता की तुलना पृथु एवं राघव से की गई है। एरन अभिलेख जो समुद्रगुप्त की दानवीरता का वर्णन करता है वो क्या बोलता है? इसकी दानवीरता की तुलना करते हुए इसकी तुलना पृथु और राघव से करता है। गर्भ मुद्राओं में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। वामन के काव्यालंकार सूत्र से में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश है। वामन का जो कल्प वामन का काव्यालंकार सूत्र जो है ये समुद्रगुप्त को चंद्र प्रकाश नाम से संबोधित करता है। वहीं गुरुण मुद्राओं में समुद्रगुप्त को हम 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। समुद्रगुप्त की एक उपाधि विक्रमांक मिलती है। कृष्ण चरित्र का रचयिता समुद्रगुप्त था। कृष्ण चरित्र किसकी पुस्तक है? समुद्रगुप्त की पुस्तक है। पूछा जा सकता है कृष्ण चरित्र का रचयिता कौन है? समुद्रगुप्त था। ध्रुवभूति समुद्रगुप्त का खाद्य पटातिक यानी राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष कौन था? समुद्रगुप्त का ध्रुवभूति समुद्रगुप्त का खाद्य पटातिक राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष था। बौद्ध विद्वान वसुबंधु एवं असंग समुद्रगुप्त के दरबार में थे। वसुबंधु और असंग जो थे ये बौद्ध विद्वान थे जो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। वसुबंध ने अभिधर्म कोश एवं असंग ने योगाचार लिखी है। आसन किस में होते? योग में होते, योग के होते। तो हमने स्ट्रिक बना ली असंग की योगाचार और वसुबंध अभिधर्म कोश को क्या करते हैं? बंद करके रखते। तो वसुबंध का अभिधर्म कोश है और ये दोनों बौद्ध विद्वान थे जो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। समुद्रगुप्त के लिए राजोच्छेता के विरुद्ध का प्रयोग हुआ था। समुद्रगुप्त के लिए हम सर्वराजोच्छेता के विरुद्ध का यूज़ करते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजकर बोध गया में एक बौद्ध मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त की। 7वीं शताब्दी में वैनसॉग ने इस मंदिर को देखा। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। किसने? विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा। समुद्रगुप्त के कविराज की उपाधि धारण की तथा उसे पराक्रमांक भी कहा गया है। उसके कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के गया और नालंदा ताम्रपत्र लेख में उसे परम भागवत कहा गया है, किंतु फ्लीट एवं डीडी सरकार ने इन ताम्रपत्रों को प्रमाणित नहीं माना है।
समुद्रगुप्त की दिग्विजय। इसकी विजयों का उल्लेख हरिश्रेणी की प्रयाग प्रशस्ति मिलता है। हरिश्रेणी की प्रयाग प्रशस्ति हमें समुद्रगुप्त की दिग्विजयों के बारे में बताती है। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में अच्युत नागसेन गणपति नाग का उन्मूलन कर दिया था एवं कोतकुल में उत्पन्न नरेश को बंदी बना लिया। पुष्पनगर नामक नगर में अमोद प्रमोद किया, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति और 7वां श्लोक बताता है। समुद्रगुप्त द्वारा आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में पराजित राजाओं के नाम उन्मूल्या च्युत नागसेन ग दंडग्राहतेव कोतकुलंजम पुष्पानहये क्रीडिता अच्युत नागसेन कोतकुलज और गा संभवतः गणपति नाग था। गणपति नाग, नागसेन, अच्युत और कोतकुलज अच्युत नागसेन और गणपति नाग, ये समुद्रगुप्त के द्वारा प्रथम युद्ध में पराजित राजाओं के नाम थे। प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की सामरिक विजय और नागों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध का वर्णन है। दक्षिण का युद्ध। उत्तर में किन किन को है? अच्युत नागसेन, कोतकुलज और गणपति। अब दक्षिण में देखते हैं। दक्षिणापथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को पराजित किया था। उत्तर के 4 राजाओं को भी हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे दक्षिण के 12 राजाओं को। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ के 12 राजाओं व राज्यों का उल्लेख मिलता है। दक्षिणापथ का समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिण के 12 राज्य व उनके राजा। कौशल का महेंद्र, महाकांतारा का ब्यागराज, कोराल का राजा मंटराज। कौशल का राजा महेंद्र, महाकांतारा का राजा ब्यागराज, कोराल का राजा मंटराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामी दत्त, एरंडपल्ल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मा, पलक्कल का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर और कुस्थलपुर का धनंजय। इनको याद करने के लिए थोड़ी बहुत हम ऐसी ट्रिक बना सकते हैं। कौशल का महेंद्र। कुशल था कौन? इंद्र, तो महेंद्र, कौशल का महेंद्र। महाकांतारा का ब्यागराज। कांता क्या रहती है? राज करती है। कांता क्या कर रही है? राज कर रही है घरों में अपने। तो महाकांतारा ब्यागराज। कोरल का मंटराज। कोरल जो है इसका मंटराज था। पिष्टपुर महेंद्रगिरी। पुष्टि कर ली तो क्या हो गया? गिर गया, तो महेंद्रगिरी पुष्टपुर। कोट्टूर का स्वामी दत्त। कुटता था कौन? स्वामी से अपने, तो कोट्टूर का स्वामी दत्त। एरंडपल्ली का दमन। पल्ली जो है इसका हमने क्या कर दिया? दमन कर दिया। कांची का विष्णुगोप। कांच जो था इसको क्या हो? गुप जाता है किसी को भी, इसलिए कांची का विष्णुगोप। अवमुक्त नीलराज। अब नील जो है उसको मुक्ति लाना चाहिए नील से अपन को, तो उसके लिए अवमुक्त नीलराज है ना। वेंगी का हस्तिवर्मन। पलक्कल का उग्रसेन। पलक झपकते ही उग्र हो जाते, इसलिए पलक्कल का उग्रसेन। देवराष्ट्र का कुबेर। देवता क्या रहते हैं? कुबेर इकट्ठा करते, देवराष्ट्र का कुबेर है ना। और कुरुस्थलपुर का धनंजय। स्थल जो था वहाँ बहुत सारा धन मिले, तो धनंजय ऐसे करके हमने थोड़ा बहुत ट्रिक बना लिया कि हमको याद करनी हो, क्योंकि पेपर में आता ही आता है। कौशल का महेंद्र, महाकांतारा ब्यागराज, कोरल का मंटराज, पिष्टपुर महेंद्रगिरी, कोट्टूर स्वामी दत्त, एरंडपल्ल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त नीलराज, वेंगी हस्तिवर्मन, पलक्कल उग्रसेन, देवराष्ट्र कुबेर, कुस्थलपुर का धनंजय। इन राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। इस नीति के तहत इन राज्यों को जीतकर वापस लौटा और उनसे भेंट और उपहार आदि प्राप्त किए। कालिदास के रघुवंश नाटक में इस तरह की विजयों के धर्म विजय कहा गया एवं राय चौधरी ने भी चतुर विजय को धर्म विजय कहा। कांची का विष्णुगोप दक्षिण अभियान का दक्षिणतम या अंतिम शासक था। जो कांची का विष्णुगोप था ये दक्षिण अभियान का अंतिम और दक्षिणतम शासक था, कांची का विष्णुगोप। आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध। अब आर्यवर्त के तृतीय युद्ध की दक्षिणापथ के 10 राजाओं को हराया। उत्तरापथ के हमने देख लिए, तो उत्तर में 4 राजाओं को हराया था, अच्युत नागसेन, कोतलुज और गणपति।
आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध। आर्यवर्त के द्वितीय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया था। दक्षिणापथ के 10 और आर्यवर्त के 9 राजाओं को। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में इन 9 राजाओं का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में हमें 9 राजाओं का नाम मिलता है: रुद्रदेव, नागदत्त, गणपति नाग, अच्युत, बलवर्मा, मत्तिल, चंद्रवर्मा, नागसेन और नंदी। तो देखो, इसके पहले हमने अच्युत नागसेन के बारे में पढ़ा था, गणपति नाग के बारे में पढ़ा था, नागदत्त के बारे में पढ़ा था। अब आ गया रुद्रसेन, मत्ती, नंदी और बलवर्मा। ये 4 एक्स्ट्रा का: रुद्रसेन, मत्ती, नंदी, बलवर्मा और चंद्रवर्मा। इन राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त ने प्रस्फोद्धारण की नीति अपनाई थी। इस नीति का अर्थ है जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। प्रस्फोद्धारण की नीति किसके लिए अपनाई थी? आर्यवर्त के 9 राजाओं के लिए अपनाई थी, जिसका मतलब होता है जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। आर्यवर्त के दूसरे अभियान के बाद एरण विजय की, जो उत्तर भारत का अंतिम विजय थी, एरण विजय। आठविक राज्यों की विजय। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आठविक राज्यों की विजय का भी उल्लेख है। आठविक राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जबलपुर मध्य प्रदेश तक फैले 18 राज्य थे। इनके प्रति परिचारकीकृत नीति यानी कि दास बनाने की नीति अपनाई गई। दास बनाने की नीति, परिचारकीकृत नीति किसके लिए? आठविक राज्यों के लिए। और क्या जो कहते हैं, आर्यवर्त के दूसरे अभियान के बाद एरण विजय, जो उत्तर भारत की अंतिम विजय थी। इस समय देखें तो आर्यवर्त के लिए प्रस्फोद्धारण की नीति अपनाई थी, जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की। आठविक राज्यों के लिए परिचारकीकृत की नीति, दास बनाने की नीति। सीमावर्ती राज्यों की विजय, जिसमें उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के सीमावर्ती राज्यों और गणतंत्रीय राज्य, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में सर्व करदान, आज्ञाकरण एवं प्रणामागमन के द्वारा समुद्रगुप्त की सेवा की। सर्व करदान मतलब होता है सभी प्रकार के कर देते थे। आज्ञाकरण मतलब समुद्रगुप्त की आज्ञा पालन करते थे। और प्रणामागमन मतलब होता है दरबार में व्यक्तिगत उपस्थिति देते थे। समुद्रगुप्त द्वारा प्रत्यंत सीमावर्ती राज्यों की विजय देखें तो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित थे 5 राजतंत्रात्मक राज्य, जिसमें आते हैं समतट में पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश का समुद्रवर्ती क्षेत्र, डवाक असम स्थित डबोक स्थान या ढाका व चटगांव, कामरूप असम को बोला गया है, करतपुर, कुमायूं, गढ़वाल और रुहेलखंड के क्षेत्र, करतपुर नेपाल, आधुनिक नेपाल, डवाक असम स्थित डबोक जो था ये ढाका व चटगांव वाला क्षेत्र। और समतट मतलब पूर्वी बंगाल बांग्लादेश का समुद्रवर्ती प्रदेश। समुद्रगुप्त की पश्चिमी और उत्तरी पश्चिम सीमा पर स्थित 9 राज्य थे: मालवा, आर्योजनायन, यौधेय, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खारपरिक। मालवा, अर्जुनयायन, यौधेय। मालवा, अर्जुनयायन, यौधेय। मालवा में अर्जुन ने युद्ध किया, ट्रिक बना लिया। तो मालवा, अर्जुनयायन, यौधेय, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन। मदिरा पी के उसने अभी भी क्या किया? अर्जुन को मारा। तो मद्रक, आभीर, अर्जुन। मालवा में अर्जुन ने युद्ध किया। मालवा, अर्जुनयायन, यौधेय। मदिरा पी के अभी भी क्या किया? युद्ध किया। तो मद्रक, आभीर, प्रार्जुन ने अर्जुन के साथ। सनकानिक, काक, खारपिक। सनक गया था, कौवा बोलता है उसे, काका ने क्या बोला कि सनक गया था अभी भी खा रहा है। तो सनकार्किक, काक, खारपिक। सनकार्किक, काक, खारपिक। मालवा, अर्जुनयायन, यौधेय, मद्रक, आभीर, प्रार्जुन और सनकानिक, काक, खारपिक। ऐसे करके हमने एक ट्रिक बना ली। संभवतः इन गणराज्यों ने स्वेच्छा से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और उसके प्रति भी प्रत्यंत राज्यों वाली सर्व करदान, आज्ञाकरण, प्रणागमन की नीति अपनाई थी। विदेशी शासकों पर विजय। समुद्रगुप्त के समकालीन विदेशी शासक केदार, कुषाण, पेशावर शासक रुद्र सिंह तृतीय एवं पूर्वी भारत का शासक मुरुंड था। पूर्वी भारत का शासक मुरुंड था और शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। शक, कुषाण आदि विदेशी शक्तियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता निम्न 3 विधियों से मानी थी। प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्ति में लिखा है: आत्मनिवेदन, स्वयं दरबार में उपस्थित होकर कन्योपायन, अपनी पुत्री का गुप्त साम्राज्य में विवाह कर और गरुत मंदक स्व विषय भुक्ति शासन याचन, अपने विषय या भुक्ति के लिए शासनादेश प्राप्त करना। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का उद्देश्य धरणी बंध था। उसकी उत्तरी भारत की में अपनाई गई नीति प्रस्फोद्धारण, जड़ मूल से उखाड़ फेंकना तथा दक्षिण भारत की नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह कहलाती। दक्षिण में ग्रहण मोक्षानुग्रह और उत्तर भारत में जो अपनाई गई नीति थी वो प्रस्फोद्धारण की नीति थी।
इसका उद्देश्य धरणी बंद था। अश्वमेध यज्ञ। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। यह यज्ञ प्रयाग प्रशस्ति लिखे जाने के बाद किया गया था, अतः प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी अश्वमेध मुद्रा एवं स्कंदगुप्त के भीतरी लेख से मिलती है। अश्वमेध करने वाले गुप्त शासक जो थे समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त थे। अश्वमेध यज्ञ गुप्त काल में समुद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख में समुद्रगुप्त को चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो है हमें बोलता है कि चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ करने वाला समुद्रगुप्त को कहा गया है। भीतरी अभिलेख में समुद्रगुप्त की तुलना वरुण और इंद्र से की गई है तथा समुद्रगुप्त को लाखों गायों और स्वर्ण मुद्राएं दान देने वाला बताया गया है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे समुद्रगुप्त की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा, जिसमें गरुड़ ध्वज पताका दंडधारी मुद्रा है, गरुड़ मुद्रा, धनुर्धारी मुद्रा, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार, वीणा वादन प्रकार और व्याघ्र हनन प्रकार। व्याघ्र हनन वीणा प्रकार, वीणा बजाते हुए व्याघ्र का हनन करते हुए, अश्वमेध का यज्ञ करते हुए परशु प्रकार की, धनुर्धारी और गरुड़ ध्वज पताका दंडकारी प्रकार की मुद्राएं मिली है। धनुर्धारी का प्रकार देखें तो इसके मुख पर अप्रतिरथ उपाधि उत्कीर्ण के, इसमें धनुर्धारी में अप्रतिरथ उपाधि मिलती है। परशु प्रकार, इसके पृष्ठभाग पर समुद्रगुप्त की कृतांत परशु नामक उपाधि मिलती है। किसमें? परशु प्रकार में कृतांत परशु उपाधि है। अश्वमेध प्रकार, इसके पृष्ठभाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति के साथ अश्वमेध पराक्रम अंकित है। अश्वमेध मुद्रा पर समुद्रगुप्त का अंकन नहीं है। व्याघ्र हनन प्रकार, इसके मुख भाग पर व्याघ्र प्रकार की उपाधि मिलती है और पृष्ठभाग पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति के साथ राजा समुद्रगुप्त अंकित है। वीणा वादन प्रकार, वीणा वादन मुद्रा के पृष्ठभाग पर हाथ में कर्ण कोपियों तथा पाश लिए लक्ष्मी का अंकन है। व्याघ्र हनन और वीणा वादन मुद्रा पर विदेशी प्रभाव नहीं, किसमें? व्याघ्र हनन और वीणा वादन जो मुद्रा है इसमें विदेशी प्रकार नहीं है। वहीं अश्वमेध प्रकार की जो मुद्रा है उसमें समुद्रगुप्त का अंकन भी नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्ति ने समुद्रगुप्त रचनाकार हरिसेन है, जबकि इसे स्तंभ पर उत्कीर्ण तिलभट्ट ने करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति को स्तंभ में उत्कीर्ण कराने का कार्य तिलभट्ट ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन है। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। इसमें बौद्ध संघ में विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों को आदेश दिया गया है। मध्यकाल में अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में लगवाया था। इसमें 33 पंक्तियां हैं। प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय ट्रायर को जाता है। इसे पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहते हैं। फ्रीट ने इसे मरणोत्तर अभिलेख एवं रोमिला थापर ने ऐतिहासिक पुरांकन कहा है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की धर्म प्राचीर बंधु उपाधि मिलती है। वहीं इसको देखें तो मरणोपरांत अभिलेख जो है रोमिला थापर ने ऐतिहासिक पुरांकन किया था इसका। प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि और विशुद्ध संस्कृत में लिखी गई है। ब्राह्मी और शुद्ध संस्कृत में है। यह गद्य और पद्य चंपू शैली दोनों में लिखा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है तथा यहाँ बिना तिथि का लेख है। प्रयाग प्रशस्ति पर अकबर के दरबारी बीरबल का लेख व मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख मिला है। जहांगीर का लेख अब्दुल्ला मुश्किन कलाम ने लिखा था। कुमार देवी का सर्वप्रथम उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति में है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो 375 से 415 ईसा पूर्व आता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच रामगुप्त नामक निर्बल शासक उल्लेखित है। हालांकि गुप्त अभिलेखों की वंशावली में रामगुप्त का उल्लेख हमको नहीं मिलता। सर्वप्रथम 1924 में राखालदास बनर्जी ने रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास किया। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त की कथा का वर्णन है। विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम। ये हमसे पूछा जाता है। विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम है। इसमें हमको रामगुप्त की कथा का वर्णन मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। भोज के श्रृंगार प्रकाश में इसके कुछ उदाहरण हमको मिलते हैं। बाणभट्ट कृत हर्षचरित्र, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, भोज की श्रृंगार प्रकाश, शंकराचार्य कृत हर्षचरित्र की टीका, राजशेखर की काव्य मीमांसा, अरबी लेखक अबुल हसन अली कृत मुजमल अल
मुजमल उल तवारीख में भी रामगुप्त का उल्लेख है। बाणभट्ट की हर्षचरित्र भोज की, श्रृंगार प्रकाश भोज की है। शंकराचार्य की हर्षचरित्र, राजशेखर की काव्य मीमांसा, अरबी लेखक अबुल हसन अली कृत मुजमल उल तवारीख में भी हमको रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त को हटाकर गद्दी पर बैठा तथा रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया। राष्ट्रकूट वंश के काम्बे एवं संजन अभिलेख में हमको रामगुप्त की ऐतिहासिकता का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। दुर्जनपुर दिवेश नगर से हमको 3 जैन मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों पर प्राप्त लेखों में रामगुप्त को महाराजाधिराज कहाँ से दुर्जनपुर बेसनगर से प्राप्त 3 जैन मूर्तियों में हमको रामगुप्त के बारे में उपाधि मिलती महाराजाधिराज की। चंद्रगुप्त के समय तीर भुक्ति यानी कि बसाड़ वैशाली का गवर्नर गोविंद गुप्त था, जो कुमार गुप्त का भाई था। उपाधि देखे चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवश्री देवगुप्त देवराज था। देवश्री देवगुप्त देवराज किसको बोला गया है? चंद्रगुप्त को बोला गया है। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, नरेश चंद्र, वीर विक्रम सिंह, सिंह विक्रम, अजित विक्रम, परम भागवत आदि उपाधियां ली थी। परम भागवत, अजित विक्रम, सिंह विक्रम, विक्रम श्री विक्रम, नरेंद्र चंद्र, विक्रमादित्य, विक्रमांक ऐसी उपाधियां ली। चंद्रगुप्त द्वितीय को लिखी लेखों में तत्परिग्रहित यानी समुद्रगुप्त द्वारा चुना हुआ कहा गया। तत्परिग्रहित यानी समुद्रगुप्त द्वारा चुना हुआ। गढ़वाभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला वह पहला गुप्त सम्राट था। कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख में चंद्रगुप्त को राज्याधिराजश्री कहा गया है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक में चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त और बलादित्य हैं। कौन कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और नरसिंहगुप्त बलादित्य हैं। लेकिन परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय था। शक विजय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित किया था। शक विजय किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। पश्चिमी भारत में शकों का उन्मूलन कर दिया। शक विजय के फलस्वरूप उसने चांदी के व्याघ्र यानी कि सिंह निहंता शैली के सिक्के चलाए थे और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन चांदी के सिक्कों का भार देखें तो 32 से 36 ग्रेन तक था। चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों पर विजय के कारण शकारी भी कहते हैं। शकारी किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को, क्योंकि उसने शकों पर विजय प्राप्त की थी। शक विजय से गुजरात और काठियावाड़ तक का क्षेत्र गुप्त साम्राज्य में मिल गया, जिससे भड़ोच बंदरगाह पर गुप्तों का नियंत्रण हो गया, जिससे अरब सागर, भूमध्य सागर के व्यापार पर गुप्तों को प्रवेश मिला। शकों से छीनकर उज्जैन को समुद्र साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। उज्जैन कला, साहित्य और विद्या का केंद्र बना। किसने बनाया था उज्जैन को साम्राज्य की दूसरी राजधानी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वैवाहिक संबंध। पूरा ताम्रपत्र के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया था। कुबेर नागा चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी, है ना। ये किससे पता चलता है हमको? नागवंश की राजकुमारी थी, तो ना ताम्रपत्र बताता है। इस विवाह से उसे प्रभावती गुप्त नामक पुत्री हुई थी। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किससे किया था? उसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। और शक शासक रुद्रसिंह तृतीय था। ध्यान रखना, शक शासक रुद्रसिंह तृतीय था और रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक नरेश था, जिससे इसकी बेटी का विवाह होता है। इस वैवाहिक संबंध से गुप्त वाकाटक गठबंधन ने पश्चिमी भारत में शकों को उखाड़ फेंका। मुद्रा। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को है। यद्यपि हाल ही में चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक चांदी का सिक्का मिलता है। चंद्रगुप्त ने 8 प्रकार की मुद्रा चलाई थी। धनुर्धारी, सिंह निहंता, अश्वारोही, छत्रधारी, पर्यंक स्थित राजा रानी, ध्वजधारी, चक्र विक्रम और पर्यंक प्रकार की 8 प्रकार की मुद्रा चलाई थी। और समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की। 8 प्रकार कौन कौन से थे? धर्मधारी, धनुर्धारी, सिंह निहंता, अश्वारोही, छत्रधारी, पर्यंक स्थित राजा रानी, ध्वजधारी, चक्र विक्रम, पर्यंक आदि। चक्र विक्रम मुद्रा पर भगवान विष्णु को राजा को 3 गोल वस्तुएं देते हुए दिखाया गया। चक्र विक्रम मुद्रा में चक्रधारी विष्णु की आकृति चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर मिलती है। प्रमुख अभिलेख। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के प्रमुख मुख्य अभिलेख उदयगिरी गुहा लेख, गढ़वा अभिलेख, गढ़वा अभिलेख, सांची अभिलेख और मथुरा अभिलेख। सांची, गढ़वा, मथुरा और गुहा लेख
ये किसके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख उल्लेख देखें तो हम कौन कौन से हैं? गुहा लेख, गढ़वा, गुहा, गढ़वा, सांची और मथुरा शिलालेख। प्रथम उदयगिरी गुहालेख, इसमें चंद्रगुप्त को राज्याधिराजर्षि कहा गया है। किसमें? प्रथम उदयगिरी गुहालेख में। इसका निर्माण संधि विग्राहिक वीरसेन ने करवाया था और शिव शंभु शिवलिंग स्थापित कराया। द्वितीय उदयगिरी अभिलेख जो है इसमें चंद्रगुप्त के सामंत और मालवा के गवर्नर सनकानिक महाराज का उल्लेख है। विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा और वराह अवतार की मूर्ति है। सांची लेख जो है सेनापति आम्र कारदव का है, जो बौद्ध था। उसने सांची बौद्ध विहार को दान दिया था आम्र कारदव ने। इसमें पंचमंडली का उल्लेख है। मथुरा लेख चंद्रगुप्त के शासन के 5वें वर्ष का प्रथम लेख जो है मथुरा लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में पशुपति शैव उचिताचार्य का उल्लेख है। पशुपति शैव उचिताचार्य का उल्लेख किसमें मिलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में मिलता है, जिसमें कपिलेश्वर और उम्मिलेश्वर उपाधि शिवलिंग की स्थापित करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में सर्वप्रथम गुप्त संवत का उपयोग हुआ है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का प्रथम लेख था, जो गुप्त संवत 61 से 360 ईसा पूर्व का है। महरौली का लौह स्तंभ लेख संस्कृत भाषा में है, जो मरणोत्तर अभिलेख है। सिंधु नदी को पार कर वाहलिकों को पराजित करने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना का इसमें उल्लेख है। इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों की जानकारी मिलती। महरौली का लौह स्तंभ लेख संस्कृत भाषा में है। करमंडा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखर स्वामी का नाम मिलता है करमंडा अभिलेख में, जो शैव मत का अनुयायी था। तो करमंडा अभिलेख चंद्रगुप्त के मंत्री शिखर स्वामी का उल्लेख देता है। महरौली लौह स्तंभ संस्कृत में, जो मरणोत्तर अभिलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में, हमको सर्वप्रथम गुप्त संवत का उपयोग हुआ मिलता है ना। अब आते हैं नवरत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। कालिदास, बेताल भट्ट, घट कर्पण, शंकु, छपणक, वारुची, अमर सिंह, धन्वंतरी, फलिक ज्योतिष, खगोल शास्त्र का प्रणेता बराहमिह था। कालिदास बेताल भट्ट कौन था? जादूगर था। घट कर्पण कूटनीतज्ञ घट कर्पण था। शंकु वास्तुकार था। छपड़क जो था फलिक ज्योतिष था। वरुचि व्याकरणवादी वरुचि था। अमर सिंह कोशकार था। धन्वंतरी चिकित्सक था। फलिक ज्योतिष है ना। तो ये नवरत्न कौन कौन से थे? कालिदास, बेताल भट्ट, घट कर्पण, शंकु, छपड़क, वरुचि, अमर सिंह, धन्वंतरी एवं फलिक ज्योतिष। खगोल शास्त्र का प्रणेता बराहमिह। फाहियान चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आता है। हालांकि फाहियान अपनी यात्रा उल्लेख में कहीं भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता। फाहियान ने समाज का आदर्श चित्र प्रस्तुत किया कि लोग सुखी थे, संतुष्ट थे, उन्हें मजिस्ट्रेट के समकक्ष जाकर पंजीकरण नहीं करवाना पड़ता था। जो किसान शाही भूमि पर खेती करते थे, उन्हें भूमि की पैदावार का कुछ हिस्सा राज्य को देना पड़ता था। किसने बताया? फाहियान ने बोला चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब आता है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी की संतान कुमारगुप्त प्रथम था, जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमहेंद्र आदि उपाधियां धारण की। गढ़वा लेख इलाहाबाद में कुमारगुप्त प्रथम को परम भागवत कहा गया। किसमें? गढ़वा लेख इलाहाबाद से प्राप्त होता है गढ़वा लेख, इसमें हमें परम भागवत कहा गया कुमारगुप्त प्रथम को। कुमारगुप्त प्रथम के शासन की प्रथम तिथि जो है 415 ईसा पूर्व, और इसके बिलसण अभिलेख एटा जिला उत्तर प्रदेश से ज्ञात होती तथा बिलसण अभिलेख में ही कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली ज्ञात होती है। किससे? बिलसण अभिलेख से ही कुमारगुप्त प्रथम तक के गुप्तों की वंशावली हमको मिल रही है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक 18 अभिलेख और सर्वाधिक 14 प्रकार के सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के मिले। सबसे ज़्यादा सिक्के किसके मिले? कुमारगुप्त प्रथम के 14 प्रकार के सिक्के। मंदसौर प्रशस्ति वत्स भट्टी द्वारा लिखित मंदसौर प्रशस्ति। हम क्या करें? भट्टी जो है धीरे धीरे जलती है, तो हमने ऐसा करके ट्रिक बना ली। वत्स भट्टी द्वारा लिखित मंदसौर प्रशस्ति में 473 ईसा पूर्व कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी मिलती है। यद्यपि यह अभिलेख कुमारगुप्त द्वितीय के समय का है। एक अन्य मंदसौर प्रशस्ति दशपुर प्रशस्ति
मालवा नरेश यशोधर्मन की भी है, जिसका लेखक कौन था? वासुल था। अन्य मंदसौर प्रशस्ति, दसपुर प्रशस्ति मालवा नरेश यशोधर्मन की है, जिसका लेखक कौन था? वासुल था। मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार मंदसौर मालवा का राज्यपाल बंधु वर्मा था। इसमें बंधु वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। मंदसौर का अन्य नाम दशपुर भी था, है ना। मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार मंदसौर मालवा का राज्यपाल बंधु वर्मा था और बंधु वर्मा द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर का अन्य नाम दशपुर भी था। भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करके कुमारादित्य और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसके अनुसार? भीतरी अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करके क्रमादित्य और विक्रमादित्य उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त की भीतरी अभिलेख से हमको पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। इसके पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया। करमडंडा लेख फैजाबाद से मिलता है हमको। इसके अनुसार इसके संधि विग्रहक पृथ्वीसेन ने शिव प्रतिमा स्थापित करके पृथ्वीश्वर शिवलिंग स्थापित करवाया। मथुरा लेख में जैन मुनि दलिताचार्य का उल्लेख है। जैन मुनि दलिताचार्य का उल्लेख हमको मथुरा लेख में मिलता है। मानकुंवर लेख इलाहाबाद में बुद्ध मित्र द्वारा बुद्ध प्रतिमा स्थापित करवाए जाने का उल्लेख है। किसमें? मानकुंवर लेख में बुद्ध मित्र द्वारा बुद्ध प्रतिमा स्थापित कराए जाने का उल्लेख मानकुंवर। मथुरा लेख जैन मुनि दलिताचार्य का उल्लेख। उदयगिरी लेख मध्य प्रदेश में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख करता है। उदयगिरी लेख जो है मध्य प्रदेश का, इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। सांची लेख में हरि स्वामिनी द्वारा सांची संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। सांची लेख में हरि स्वामिनी द्वारा सांची संघ को दान दिए जाने का उल्लेख है। दामोदर ताम्रपत्र लेख में भूमि क्रय विक्रय संबंधी विवरण दिया गया है। यहाँ से 6 ताम्रपत्र मिले, जिसमें से तीसरे ताम्रपत्र में कुमारगुप्त की शासन व्यवस्था और कुछ ग्राम अधिकारियों, जिसमें ग्रामिक, मेहतर, कुटुम्बिन और अष्टकुलाधिकारी का उल्लेख है। दामोदर ताम्रपत्र में भूमि क्रय विक्रय संबंधी विवरण हमको मिलता है, जिसमें 6 ताम्रपत्र मिले हैं और जिसमें से तीसरे ताम्रपत्र में कुमारगुप्त की शासन व्यवस्था और कुछ ग्राम अधिकारियों का उल्लेख है। दामोदरपुर या पुंडवर्धन बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले का राज्यपाल उस समय चिरादत्त था। घटोत्कच गुप्त एरन का राज्यपाल था। पूर्वी मालवा का कौन था? गुप्त एरन का राज्यपाल कौन था? घटोत्कच था। दामोदर पुंडवर्धन का राज्यपाल चिरादत्त था। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश के धनदेह एवं बेग्राम नामक स्थानों से कुमारगुप्त प्रथम के ताम्रपत्र मिलते हैं। तुमैन अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश में 435 ईस्वी में मिलता है। तुमैन अभिलेख कहाँ का? ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिला था। इसमें कुमारगुप्त प्रथम को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। तुमैन अभिलेख जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है 435 ईसा पूर्व का। इसमें कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। कुमारगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक है जिसके अभिलेख बंगाल से मिले हैं। कुमारगुप्त प्रथम ऐसा शासक है, पहला गुप्त शासक है जिसके अभिलेख हमको बंगाल से प्राप्त होते हैं। ये हैं दामोदर ताम्रपत्र, बेग्राम ताम्रपत्र और धनदेह ताम्रपत्र। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्के देखें तो मध्य भारत में गंगा घाटी में चांदी के सिक्कों का प्रचलन कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय को यह श्रेय दिया जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर यानी कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है। किसके सिक्कों पर? मयूर या कार्तिकेय की आकृति मिलती है कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर। और अप्रतिज्ञ सिक्के चलाए हैं। अप्रतिज्ञ सिक्के किसने चलाए? कुमारगुप्त प्रथम ने चलाए हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने अप्रतिज्ञ प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, खड़ग निहंता और खड़ग प्रकार की मुद्राएं चलाई। खड़ग निहंता, खड़ग प्रकार, गजारूढ़ और अप्रतिज्ञ प्रकार की। ज़्यादातर इसके जो वो थे कुमारगुप्त प्रथम के सिक्के थे उनमें हमें जानवरों के चित्रांकन मिल रहा है। खड़ग निहंता प्रकार के कुमारगुप्त को गेंडा मारते हुए दिखाया गया। खड़ग निहंता में उसको कुमारगुप्त है और जो गेंडे को मार रहा है इसे दिखाया गया है। कुमारगुप्त प्रथम के स्वर्ण सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया, किंतु उसके अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख हमको कहीं भी नहीं मिलता है। बयाना से कुमारगुप्त प्रथम की 623 मुद्राएं हमको प्राप्त हुई हैं। नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। किसे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी, जिसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। किसका? महायान बौद्ध धर्म का।
उत्सवों के विवरण के अनुसार इसका संस्थापक शक्रादित्य था, जो कि कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि थी। शक्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि थी और इसका संस्थापक बोला गया है इसे। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व आता है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसने कुमारादित्य, विक्रमादित्य, शक्रोपम, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। स्कंदगुप्त वैष्णव था। स्कंदगुप्त ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है कि सभी राजकुमारों का परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वरण किया। जूनागढ़ अभिलेख क्या लिखता है, में लिखा हुआ है कि जितने भी राजकुमार थे सभी राजकुमारों को परित्याग कर लक्ष्मी ने स्वयं स्कंदगुप्त का वरण किया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के शासक बनते ही हूणों का आक्रमण हुआ। उसने हूणों को पराजित किया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हूण आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। हूण आक्रमणकारी खुशनेवाज था। उसने हूणों को मलेच्छ कहा था। हूण आक्रमणकारी उस समय कौन था? खुशनेवाज था और उसने हूणों को मलेच्छ कहा। जूनागढ़ लेख में समय गणना यानी काल गणना संबंधी साक्ष्य और सुदर्शन झील गिरनार का स्कंदगुप्त द्वारा पुनर्निर्माण का उल्लेख है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की देखरेख में हुआ था। सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की देखरेख में हुआ था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इस झील का निर्माण मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। बाद में अशोक के गवर्नर यवनराज तुषाश्य और रुद्रदामन के गवर्नर सुविशाख ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो हमें बहुत बार पूछा जाता है सुदर्शन झील के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस झील का निर्माण मूलतः देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। बाद में अशोक के गवर्नर यमराज तुषाश्य और रुद्रदामन के गवर्नर सुविशाख ने इसकी मरम्मत कराई थी। भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख गाजीपुर जिले की सौदरपुर तहसील में है। भीतरी अभिलेख कहाँ मिलता है? गाजीपुर जिले की सौदरपुर तहसील में है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंतिम वर्षों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, परंतु कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र स्कंदगुप्त से पुष्यमित्र पराजित हुए। भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक में हूणों के साथ भयंकर युद्ध व हूणों की स्कंदगुप्त से पराजय का उल्लेख है। भीतरी अभिलेख हूणों के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में उतरने पर उसकी स्कंदगुप्त यानी भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी काँप उठी। भीतरी अभिलेख में क्या लिखा है कि हूणों के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में उतरने पर उसकी यानी कि स्कंदगुप्त भुजाओं के प्रताप से, स्कंदगुप्त की जो भुजाएं थी उसके प्रताप से पृथ्वी जो थी काँप उठी थी। भीतरी अभिलेख में युद्ध के पश्चात स्रोतोषु यानी कि गंगा ध्वनि शब्द से गंगा घाटी में युद्ध का आभास होता है। भीतरी लेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम की माताओं के नाम है। यह स्कंदगुप्त की काव्यमयी प्रशस्ति है। कहोम स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में शक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षित बख्शा कहा गया है। स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में शक्रोपम और जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षित बख्शा कहा गया है। कहोम अभिलेख में वर्णित है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई। इंदौर ताम्रपत्र में तैली श्रेणी द्वारा सूर्य पूजा और सूर्य मंदिर की दान का उल्लेख मिलता है। गढ़वा अभिलेख इलाहाबाद का है। गढ़वा अभिलेख इलाहाबाद स्कंदगुप्त का अंतिम लेख गढ़वा अभिलेख है, जो कहाँ मिलता है? हमको इलाहाबाद में मिलता है। तो स्कंदगुप्त के हमको प्रमुख अभिलेख कौन से मिलते हैं? स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख, भीतरी अभिलेख, जूनागढ़, भीतरी, कहोम अभिलेख और गढ़वा अभिलेख, ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। गढ़वा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का एक तथा कुमारगुप्त प्रथम के 2 अभिलेख भी हैं। स्कंदगुप्त के गढ़वा अभिलेख में अनंत स्वामी की मूर्ति स्थापना की गई थी। अनंत स्वामी की मूर्ति की स्थापना स्कंदगुप्त के गढ़वा अभिलेख से मिलती है। सिक्के। स्कंदगुप्त के काल में स्वर्ण सिक्कों का वजन जो था बढ़ा दिया गया था और 144 से 146 ग्रेन हो गया, जो गुप्त काल में सबसे भारी सिक्के थे, स्कंदगुप्त के समय के थे। इससे पूर्व गुप्त सम्राटों के समय पर 118 से 123 ग्रेन होता था और अभी देखो 144 से 46 ग्रेन कर दिया था। स्कंदगुप्त के समय के सिक्कों में मिलावट भी ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा मिलावट देखें तो अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त के समय में हमको मिलती है। स्कंदगुप्त पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्कों को जारी करने वाला गुप्त वंश का अंतिम सम्राट था।
स्कंदगुप्त ने नंदी यानी बैल प्रकार की मुद्रा चलाई थी। नंदी और बैल आकार की मुद्राएं स्कंदगुप्त की हैं। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी देखें तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी में पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बलादित्य और भानुगुप्त थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक पुरुगुप्त था, जो सर्वाधिक आयु में वृद्धावस्था में शासक बना था। पुरुगुप्त, इसने क्या अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक था पुरुगुप्त। बुद्धगुप्त के दामोदरपुर से 3 ताम्रपत्र मिले। बुद्धगुप्त के दामोदरपुर से हमको 3 ताम्रपत्र मिलते हैं। पहाड़पुर ताम्रपत्र भी इसी का है। बुद्धगुप्त भी बौद्ध मतानुयायी था। बुद्धगुप्त को परम दैवत्व कहा गया है। नरसिंहगुप्त बलादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण की, लेकिन यह बौद्ध मतानुयायी था। नरसिंहगुप्त बलादित्य ने परम भागवत की उपाधि ली थी, लेकिन परम भागवत की उपाधि लेने के बावजूद वो किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। हैंसॉन्ग के अनुसार नरसिंहगुप्त बलादित्य ने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित कर बंदी बना लिया, परंतु बलादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया। नरसिंहगुप्त बलादित्य के समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बट गया। मगध क्षेत्र में नरसिंहगुप्त शासक था, मालवा में भानुगुप्त और बंगाल में वैन्यगुप्त था। बंगाल का वैन्यगुप्त स्वतंत्र शासक बनता है, मालवा में भानुगुप्त और नरसिंहगुप्त शासक था मगध क्षेत्र में। नरसिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय शासक बना। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था, जबकि विष्णुगुप्त अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। इसने चंद्रादित्य की उपाधि धारण की। एरन अभिलेख 510 ईसा पूर्व मिलता है। यह सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गुप्त प्रशासन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।